इंसान के दिमाग में जब भी कोई गलत काम आता है तो अपने काम को अंजाम देने से पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक थाना पड़ता है खजराना। खजराना थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है झलरिया, और इसी झलरिया इलाके का रहने वाला बाबूलाल। बात कर रहा हूँ मैं 29 मार्च की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। जब बाबूलाल अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि बगल के प्लॉट में एक बोरी पड़ा है जिसमें मानव शरीर का अंग दिखाई दे रहा था। बाबूलाल जब नज़दीक जाकर के देखता है तो नज़ारा देख एकदम से चौंक जाता है। दरअसल उस बोरी में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। बाबूलाल जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। चीख पुकार सुन करके धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे एक महिला जो चीख चीख करके रो रही थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को बोरी से बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 33 से 34 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान ही नहीं थे, बल्कि उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को भी चला दिया गया था। पर पुलिस जैसे ही डेड बॉडी को बोरी से बाहर निकालती है, वो महिला और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वो महिला मरने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ जानती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से 10,000 रुपये और एक खूबसूरत महिला का फ़ोटो भी मिलता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में उस महिला से पूछताछ करती है तो महिला रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम शबनम है और मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति बबलू खान है। बबलू खान जो बगल के ही खिजराबाद कॉलोनी का रहने वाला है। दरअसल घटनास्थल पर बबलू का छोटा भाई सादिक भी मौजूद था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में बबलू का छोटा भाई सादिक से पूछताछ करती है तो सादिक पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रात्रि के करीब 4:30 बजे के आसपास मेरी भाभी शबनम मेरे नंबर पर फ़ोन की थी और बता रही थी कि तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए हैं और उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, जा कर के देखो वो कहाँ रह गए। सादिक जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, पुलिस अब शबनम से पूछताछ करती है तो शबनम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास मेरे पति के नंबर पे कमल राठी का फ़ोन आया था। मेरे पति बता रहे थे कि कमल की गाड़ी पकड़ी गई है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पति लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये लेकर घर से निकले और बोले कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। जब मेरे पति घर से निकल गए उसके थोड़ी देर के बाद मैं भी गहरी नींद में सो गई। लेकिन 4 बजे जब मेरी नींद खुली तो देखी मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं आए। जब मैं उनके नंबर पर फ़ोन की तो नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगा। इसीलिए मैं अपने देवर सादिक के नंबर पर फ़ोन की और बोली कि जा करके ढूंढो कि वो कहाँ रह गए। शबनम जैसी ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस अब उस फ़ोटो को शबनम को दिखाते हुए पूछताछ करती है, जो फ़ोटो बबलू के पॉकेट से मिला था। इस पे शबनम पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति का न जाने कितने महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था। हो सकता है कि ये महिला उन्हीं में से कोई एक होगी। मैं इस महिला को नहीं जानती हूँ। शबनम जब ये सारी बात पुलिस को बताती है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शबनम के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले कमल राठी के घर पे जाती है और फिर कमल से पूछताछ करती है। इस पे कमल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, उस रात को ना तो मैंने बबलू को फ़ोन किया था और ना ही बबलू मेरे घर पे आया था। कमल जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को लगता है कि शायद बबलू उस महिला से ही मिलने के लिए गया होगा, लेकिन अपने साथ जब 70-80 हज़ार रुपये लेकर के गया होगा, उन लोगों ने लूट के इरादे से बबलू की हत्या कर दी होगी। लेकिन पुलिस ये भी सोचती है कि अगर उन लोगों ने बबलू की हत्या लूट के इरादे से किया होगा
तो फिर वो महिला अपनी फ़ोटो बबलू के जेब में और 10,000 रुपया क्यों छोड़ देती। पुलिस भी अब सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार बबलू की हत्या किया किसने है। लेकिन पुलिस जब इस केस की और जांच पड़ताल करती है, पुलिस को न जाने क्यों बबलू की पत्नी शबनम के ऊपर ही शक चला जाता है। पुलिस को जैसे ही शबनम के ऊपर शक चला जाता है, इसी शक के आधार पर शबनम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास शबनम एक ही नंबर पे 2 बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी इम्तियाज़ खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इम्तियाज़ जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो मनसब नगर का रहने वाला है। दरअसल ये इम्तियाज़ कोई और नहीं बल्कि बबलू के ही चाचा का लड़का है। पुलिस जब इम्तियाज़ के मोबाइल का लोकेशन खंगालती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक इम्तियाज़ के मोबाइल का लोकेशन बबलू के घर के आसपास का ही दिखाई देता है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाती है, उसी दिन ही शाम के वक्त पुलिस अपनी टीम के साथ इम्तियाज़ के घर पे जाती है और इम्तियाज़ को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इम्तियाज़ से बबलू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर इम्तियाज़ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने बबलू की हत्या नहीं किया है। लेकिन इम्तियाज़ जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब उसकी सारी डिटेल्स सामने रख देती है और फिर इम्तियाज़ से सख्ती के साथ पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार इम्तियाज़ मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन इम्तियाज़ जब अपनी सच्चाई कबूल करता है तो साथ ही साथ बबलू की पत्नी शबनम का भी नाम लेता है। शबनम का जैसे ही नाम लेता है, पुलिस तुरंत ही बबलू के घर पे जाती है और वहाँ से शबनम को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुँच जाती है। इधर शबनम जब थाने में पहुँचती है और थाने में अपने सामने इम्तियाज़ को देखती है तो देख के ही समझ जाती है कि सारा मामला खुल चुका है। पुलिस जब शबनम से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, शबनम बिना किसी सख्ती दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन शबनम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। बबलू जो अपने ही इलाके में कमल राठी के साथ मिल करके पार्टनरशिप में एक छोटा सा बिजनेस करता है, जिसमें ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। करीब 7 साल पहले बबलू शबनम से शादी कर अपने घर लेकर आता है। हालांकि शबनम इससे पहले एक और भी शादी कर चुकी थी, लेकिन अपने पति से तलाक ले चुकी थी। इसके बावजूद भी बबलू शबनम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि शबनम वाकई में बेहद ही खूबसूरत थी। बबलू जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी की खूबसूरती का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि 2 सालों तक अपने काम पे ध्यान ही नहीं देता है, बल्कि 24 घंटे अपने पत्नी के आगे पीछे ही घूमते रहता है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं बबलू का अपनी पत्नी से मन भर जाता है। उसके बाद से बबलू अपने काम में लग जाता है, लेकिन बबलू के अंदर एक बहुत बुरी लत होती है। दरअसल शादी से पहले ही बबलू का कई सारी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था। दरअसल उन महिलाओं पे बबलू अपनी कमाई उड़ाता ही नहीं था, बल्कि उनके साथ मौज मस्ती भी करता था। शादी के जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, बबलू का जब अपनी पत्नी से मन भर जाता है, बबलू फिर से उसी रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन बबलू शादी के बाद जब इस रास्ते पे चल पड़ता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी शबनम को मालूम चल जाता है। शबनम को जब मालूम चलता है कि उसका पति का कई सारे महिलाओं के साथ में रिश्ता चल रहा है, ये जान करके शबनम काफ़ी गुस्से में आ जाती है और फिर अपने पति का विरोध करने लगती है। लेकिन शबनम जब अपने पति का विरोध करती है, बबलू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इधर बबलू का ही चाचा का लड़का है इम्तियाज़। बबलू जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर आता है, इम्तियाज़ भी बबलू के घर पे आता है। लेकिन इम्तियाज़ जब शबनम को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। दरअसल इम्तियाज़ शबनम के ऊपर डोरे भी डालने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम उसे कोई भाव ही नहीं देती है, क्योंकि शादी के बाद बबलू अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से इम्तियाज़ भी अब बबलू के घर पे आना जाना बहुत कम कर देता है। लेकिन बबलू जैसे इस तरह के रास्ते पे चल पड़ता है, शबनम जब अपने पति को समझा करके थक जाती है, जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पति सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार शबनम भी अब अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसी रास्ते पे चल पड़ती है। दरअसल उस वक्त शबनम के दिमाग में इम्तियाज़ आ जाता है। तभी थोड़ी दिन के बाद एक दिन इम्तियाज़ भी बबलू के घर पे पहुंचता है। इम्तियाज़ जब कुछ दिनों के बाद बबलू के घर पे पहुंचता है, अब शबनम उसे हंसी मजाक करने लगती है। दरअसल शबनम और इम्तियाज़ के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए शबनम हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनकर इम्तियाज़ को भी समझने में देर नहीं लगता है कि शबनम उसे पसंद करने लगी है। हालांकि इम्तियाज़ ये भी सोचता है कि आखिरकार 2 सालों तक शबनम ने उसे भाव क्यों नहीं दिया,
यही सोच करके इम्तियाज़ अपनी दिल की बात नहीं कह पाता है। लेकिन शबनम जैसे ही अपना रास्ता खोल देती है, आखिरकार इम्तियाज़ भी अपने दिल का रास्ता खोल देता है। और एक दिन शबनम के घर के अंदर ही शबनम और इम्तियाज़ के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, लगभग 2 सालों तक चलता है, पर बावजूद इसके इस बात की जानकारी बबलू खान को कभी नहीं मालूम चलता है। पर शबनम का जब इम्तियाज़ से इस तरह का रिश्ता कायम होता है, शबनम अब कहीं ना कहीं इम्तियाज़ की दीवानी हो जाती है। दरअसल शबनम अब इम्तियाज़ से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कहीं ना कहीं ये बात है आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है, जिसे लेकर के अब शबनम को डर सताने लगता है कि कहीं आज नहीं तो कल ये बात है उसके पति के कानों तक ना पहुंच जाए। लेकिन इसके बावजूद भी शबनम चाह करके भी अपनी दिल की बात इम्तियाज़ से नहीं कह पाती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन सुजालपुर इलाके में बबलू 8 बीघा ज़मीन अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करा देता है और वो पेपर अपनी पत्नी के हाथ में ला कर दे देता है। इधर शबनम के हाथ में जैसे ही 8 बीघा ज़मीन का पेपर मिल जाता है, शबनम की भी नीयत ख़राब हो जाती है। दरअसल शबनम सोचने लगती है कि क्यों ना इम्तियाज़ से शादी कर बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। इसीलिए शबनम एक दिन अपनी दिल की बात इम्तियाज़ से कहती है। इम्तियाज़ भी शबनम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बबलू खान को रहते हुए दोनों शादी कैसे करें। इसीलिए शबनम अब अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है। अपने पति को जब इस दुनिया से हटाने की बात इम्तियाज़ से कहती है, इम्तियाज़ भी शबनम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बबलू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन इम्तियाज़ मार्केट में जाता है, बहुत सारी नींद की गोलियां खरीद कर शबनम को दे देता है। उसके बाद से शबनम हर रोज़ अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगती है, जिसे खाने के बाद बबलू भी गहरी नींद में सोने लगता है। पर लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है, बावजूद इसके बबलू के ऊपर उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए 28 मार्च को रात्रि के वक्त बबलू जब खाना खाता है, शबनम उसके खाने में काफ़ी सारा मात्रा में नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद बबलू काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, करीब 2 बजे के आसपास शबनम इम्तियाज़ के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर पे आ जाओ, काम को आज ही अंजाम देना है। जब अपने घर पे बुलाती है, थोड़ी देर के बाद इम्तियाज़ भी शबनम के घर पे पहुंच जाता है। उस वक्त बबलू जो काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था, सोते वक्त ही इम्तियाज़ घर के अंदर से एक लाठी उठा कर लाता है और उस लाठी से बबलू के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। बबलू जैसे ही बेहोश हो जाता है, उसके बाद से इम्तियाज़ घर के अंदर से एक तेज़धार हथियार लाता है और उस हथियार को बबलू के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से बबलू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। बबलू की जब मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को साइड में रख देता है। उसके बाद से शबनम और इम्तियाज़ कमरे में जाते हैं और पहले अपनी हवस पूरी करते हैं। जैसे ही दोनों अपनी हवस पूरी कर लेते हैं, उसके बाद से बबलू की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए इम्तियाज़ नरवल इलाके का रहने वाला अपने दोस्त कादिर के घर पे जाता है और उसी रात को कादिर से उसकी स्कूटी लेकर फिर से शबनम के घर पे पहुंचता है। स्कूटी लेकर जब शबनम के घर पे पहुंचता है, उसी रात को इम्तियाज़ और शबनम दोनों मिलकर बबलू की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक करते हैं और फिर करीब रात्रि के 4 बजे के आसपास इम्तियाज़ बबलू की डेड बॉडी उसी स्कूटी पर लोड करके शबनम के घर से निकलता है। लेकिन जैसे ही गली में निकलता है, गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं इम्तियाज़ को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ें सुन करके इम्तियाज़ भी इस प्रकार से डर जाता है कि उसकी स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है और बबलू की डेड बॉडी गिर जाती है। बबलू की जब डेड बॉडी गिर जाती है, इम्तियाज़ अपनी स्कूटी को वहीं पर रोक देता है और बबलू की डेड बॉडी को बगल के खाली प्लॉट में फेंक देता है। वहाँ से फिर से शबनम के घर पे जाता है और उस डेड बॉडी के बारे में शबनम को बता देता है और फिर स्कूटी लेकर अपने दोस्त कादिर के घर पे जाता है। स्कूटी अपने दोस्त को देने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। वाकई में दोस्तों, शबनम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस शबनम के ही तहरीर पे इम्तियाज़ के दोस्त कादिर को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब कादिर से पूछताछ करती है, कादिर पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अगर मुझे थोड़ा सा भी मालूम होता कि इम्तियाज़ मेरी स्कूटी लेकर डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा है, मैं उसे स्कूटी किसी कीमत पे नहीं देता। हालांकि बावजूद इसके पुलिस कादिर के बारे में जांच पड़ताल करती है, जिससे पुलिस को लगता है कि वाकई में कादिर इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए पुलिस कादिर को छोड़ देती है और इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है नमो नारायण सिंह। नमो नारायण सिंह जो बलिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद जो सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद अरशद वारसी। मोहम्मद अरशद वारसी जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सुफियान खान। सुफियान खान जो कतर में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।